इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर अधिसूचना जारी की गई है शिक्षा विभाग की तरफ से। ट्रांसफ़र पोस्टिंग के तरीके में थोड़ा बदलाव किया गया है और उस संबंध में जो है अधिसूचना जारी की गई है, एसओपी जारी की गई है और बताया गया है कि किस तरह से शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पूरी प्रक्रिया होगी। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। लेटर जारी किया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से, अधिसूचना जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि किस तरह से शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगी। इसके पहले हालांकि लेटर जारी किया गया था। इस एसओपी में जो नया एसओपी जारी किया गया है इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। क्या कुछ है पूरा मामला, कैसे शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया होगी, इस संबंध में पूरी जानकारी दी गई है। तो आपको बताएं जल्दी कि क्या कुछ है। तो विभागीय अधिसूचना संख्या आप लेटर देख सकते हैं 656 दिनांक 25/6/2026 के द्वारा बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 अधिसूचित किया गया है। इस नियमावली के तहत स्थानांतरण संबंधित सभी कार्य विभागीय पोर्टल ई शिक्षा कोष के माध्यम से किया जाना है। स्थानांतरण नियमावली के क्रियान्वयन हेतु ई शिक्षा कोष पोर्टल पर स्थानांतरण मॉड्यूल विकसित करने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। इसमें कतिपय बिंदुओं पर स्पष्टता की आवश्यकता है ताकि विश्वसनीय एवं यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर विकसित किया जा सके। बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 के नियम 7 में देय शक्तियों का उपयोग करते हुए नियमावली के क्रियान्वयन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया को निम्नलिखित रूप से अधिसूचित किया जाता है। तो जो लेटर जारी किया गया था उसमें सब कुछ बेहतर तरीके से हो, जो शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो मॉड्यूल विकसित करने की जो कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है और इसमें जो कतिपय जो बिंदु हैं उन पर स्पष्टता की आवश्यकता थी और इसीलिए जो है ताकि विश्वसनीय यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर विकसित किया जा सके। तो बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 के नियम 7 में देय शक्तियों का उपयोग करते हुए नियमावली के क्रियान्वयन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी को जो जारी किया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से। लेटर पहले ही तैयार था, हालांकि आज जारी किया गया है और आपको बताएं कि इसमें जो कुछ किस तरीके होंगे, किस तरीके से जो है शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा वो बताया गया है। लिखा गया है कि प्रथम समव्यवहार में नियमावली की कंडिका 3(9) में अंकित 5 वर्ष की न्यूनतम अवधि संबंधी शर्त को मात्र स्थानांतरण हेतु आवेदन देने के लिए निमित्त शिथिल रखा जाएगा। तो 5 वर्ष की जो शर्त थी उसे फिलहाल शिथिल रखा जाएगा। शिक्षक आवेदन दे सकेंगे जो 5 वर्ष से कम भी जिनकी सेवा हुई है। हालांकि ये पिछले जो था एसओपी था उसमें 5 वर्ष की सेवा जो है नियमावली में वो दी गई थी। तो 5 वर्ष की न्यूनतम अवधि संबंधी शर्त को स्थानांतरण हेतु आवेदन देने के लिए शिथिल किया गया है, यानी वो जो है शर्त है उसको शिथिल कर दिया गया है। तो जो कम सेवा अवधि वाले हैं शिक्षक वो भी स्थानांतरण के लिए आवेदन दे सकेंगे, यानी जो नए शिक्षकों की बहाली हुई है टियर 1, 2, 3 जो बहाल हुए हैं वो भी आवेदन देंगे। उसके बाद आगे लिखा गया है परिवीक्षा अवधि में रहने वाले शिक्षक, प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक स्थानांतरण हेतु पात्र नहीं होंगे। तो ये स्पष्ट किया गया है कि परिवीक्षा अवधि में रहने वाले शिक्षक, प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक जो हैं स्थानांतरण हेतु पात्र नहीं होंगे। तो स्पष्ट समझा जा सकता है कि प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग अभी नहीं होगी और परिवीक्षा अवधि यानी टियर 3 या जो आखिरी वक्त में जो अभी इनकी अवधि समाप्त नहीं हुई है, ट्रेनिंग पीरियड जो होता है 1 साल का जो निर्धारित किया गया है वो पूरा होने के बाद ही जो है वो उस प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे, यानी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया में शामिल होंगे। बाकी लोगों को मौका अभी नहीं दिया जाएगा। स्थानांतरण हेतु सेवा अवधि, कार्यानुभव इत्यादि की गणना हेतु शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति की तिथि यथा 31 मार्च 2026 जो है कट ऑफ डेट रहेगा। जो भी गणना की जाएगी तो 31 मार्च 2026 तक ये गणना की जाएगी। उस आधार पर जो है शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति की तिथि है जो 31 मार्च वो कट ऑफ डेट रहेगा। विगत 2 वर्षों में स्थानांतरित शिक्षक पारस्परिक स्थानांतरण सहित भी इस चरण के स्थानांतरण हेतु पात्र होंगे, यानी जो 2 वर्षों में स्थानांतरित शिक्षक हैं पारस्परिक मतलब म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी उन्होंने लिया
भी इस चरण के स्थानांतरण हेतु पात्र माने जाएंगे। विभाग द्वारा निर्गत मानक मंडल के आधार पर विद्यालयवार शिक्षकों की आवश्यकता के गणना हेतु शैक्षणिक सत्र 2025-26 के नामांकन को आधार माना जाएगा। तो विद्यालयवार शिक्षकों की आवश्यकता के गणना हेतु जो शैक्षणिक सत्र 25-26 के नामांकन को आधार माना जाएगा, यानी जो रेशियो है शिक्षक और पीटीआर यानी पीपुल्स टीचर्स रेशियो है, छात्र शिक्षक अनुपात, वो जो है नए नामांकन के आधार पर जो 2025-26 में किए गए हैं उस आधार पर जो है ये शिक्षकों के स्थानांतर पोस्टिंग यानी जो समायोजन किया जाना है उसको आधार बनाया जाएगा। लिखा गया आगे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानानुसार ही प्रारंभिक विद्यालयों के लिए शिक्षक की आवश्यकता का आकलन किया जाए। चूँकि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 के लिए प्रधान शिक्षक का एक पद सृजित किया गया है एवं बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के आलोक में इन प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक का पदस्थापन किया गया है। ऐसे में प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में एक प्रधान शिक्षक का पद अतिरिक्त रखा जाना अपेक्षित होगा। शिक्षक की आवश्यकता का आकलन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना अपेक्षित होगा कि प्रत्येक शिक्षक के लिए विद्यालय में कम से कम एक वर्ग कक्ष उपलब्ध हो। तो ये जो लिखा गया है जिसमें शिक्षक की आवश्यकता का आकलन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना अपेक्षित होगा कि प्रत्येक शिक्षक के लिए विद्यालय में कम से कम एक वर्ग कक्ष उपलब्ध हो। कक्षा 6 से 8 के लिए पत्रांक 1936 दिनांक 22 से 2026 की कंडिका ख के आलोक में शिक्षकों की आवश्यकता का आकलन किया जा सकता है एवं आकलन के क्रम में प्रत्येक शिक्षक के लिए एक वर्ग कक्ष की उपलब्धता को दृष्टिपथ में रखा जाना अपेक्षित होगा। कक्षा 6 से 8 में नामांकित छात्र के संख्या के आधार पर आवश्यकता अनुसार अधिकतम 12 शिक्षक का प्रावधान किया जा सकेगा। तो वर्ग कक्ष उपलब्ध होना चाहिए, ये देखा जाएगा। जैसे 1 to 5 में अगर 5 वर्ग कक्ष हैं तो 5 शिक्षक वहाँ पर होंगे, इस तरह की व्यवस्था की जाएगी। और 6 से 8 में जो है आवश्यकता अनुसार अधिकतम 12 शिक्षकों का भी प्रावधान किया जा सकेगा। समायोजन समानुपातीकरण हेतु अधिशेष शिक्षक वाले विद्यालय एवं शिक्षक अभाव वाले विद्यालय की सूची विभागीय पोर्टल पर प्रकाशित की जाएगी। आगे लिखा गया है, अगला पॉइंट है जो अधिशेष एवं अभाव वाले विद्यालयों का जिला द्वारा सत्यापन के उपरांत अधिशेष शिक्षक के रूप में ऐसे शिक्षकों को चिन्हित करने की प्रक्रिया निम्नवत होगी। 5 वर्ष। तो अब जो बताया गया है ये महत्वपूर्ण है कि अधिशेष एवं अभाव वाले विद्यालयों का जिला द्वारा सत्यापन के उपरांत अधिशेष शिक्षक के रूप में ऐसे शिक्षकों को चिन्हित करने की प्रक्रिया जो है वो कैसे होगी, ये महत्वपूर्ण है शिक्षकों के लिए। अगर देखा जाए तो कि कैसे पदस्थापन होगी। 5 वर्ष या इससे अधिक अवधि से संबंधित विद्यालय में पदस्थापित हैं तो उन्हें अधिशेष शिक्षक माना जाएगा। यानी 5 वर्ष की अवधि अगर आपने एक विद्यालय में पूरा कर ली है तो आप अधिशेष शिक्षक में माने जाएंगे, यानी एक्स्ट्रा टीचर जो हैं वहाँ पर उस लिस्ट में आपका भी नाम होगा। लिखा गया है 5 वर्ष या इससे अधिक की अवधि से पदस्थापित शिक्षकों की संख्या 1 से अधिक हो तो पदस्थापन अवधि के घटते क्रम में अधिशेष शिक्षक को चिन्हित किया जा सकेगा। महत्वपूर्ण बात बताई गई है। 5 वर्ष तो अगर जिन शिक्षकों ने पूरा कर लिया है उनका नाम उस अधिशेष शिक्षक में होगा, यानी जो लिस्ट में जो शिक्षकों की संख्या ज़्यादा है तो ऐसे लिस्ट में उनका नाम शामिल होगा। और अब उसको जो है उस अवधि के पदस्थापित शिक्षकों की संख्या 1 से अगर अधिक होगी तो पदस्थापन अवधि के घटते क्रम में अधिशेष शिक्षक को चिन्हित किया जाएगा। तो जैसे जैसे जिनकी अवधि ज़्यादा होगी वो बाहर जाने के ज़्यादा योग्य होंगे, ये समझा जा सकता है। जो 5 साल से शुरुआत होगी और 5 साल के ऊपर वाले जो शिक्षक होंगे, जो मान लीजिए 10 साल से हैं, 15 साल से हैं, तो वो पहले जो है अधिशेष में गिने जाएंगे। आगे लिखा गया है कि किसी विद्यालय में पदस्थापित सभी अधिशेष श्रेणी के शिक्षकों की पदस्थापन अवधि 5 वर्ष से कम होने की स्थिति में उस विद्यालय में सबसे कम अवधि से पदस्थापित शिक्षक को अधिशेष शिक्षक के रूप में चिन्हित किया जाएगा। तब यहाँ पर एक और भी बात है, किसी विद्यालय में पदस्थापित सभी अधिशेष श्रेणी के शिक्षकों की पदस्थापन अवधि 5 वर्ष से कम होने की स्थिति में उस विद्यालय में सबसे कम अवधि से पदस्थापित शिक्षकों के अधिशेष शिक्षक के रूप में चिन्हित किया जाएगा। ये भी महत्वपूर्ण है। अगर कहीं कोई ऐसा स्कूल है जहाँ पर 5 वर्ष किसी शिक्षक ने पूरा नहीं किया है
तो वहाँ जो सबसे कम अवधि के शिक्षक होंगे, जो कम समय में पदस्थापित हुए होंगे, उन्हें जो है अधिशेष शिक्षक के रूप में चिन्हित किया जाएगा। और आगे लिखा गया है कि अधिशेष शिक्षकों की पहचान की प्रक्रिया वस्तुनिष्ठ, पारदर्शी एवं पोर्टल आधारित होगी। इसमें विद्यालय की आवश्यकता, संवर्ग, विषय, वर्तमान विद्यालय में योगदान की तिथि, आयु तथा विभाग द्वारा अनुमोदित अन्य प्रासंगिक मानदंडों को आधार बनाया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण होगा कि 5 वर्ष से अवधि जो जिन शिक्षकों ने पूरी कर ली है वो इस प्रक्रिया में जो है अधिशेष शिक्षक माने जाएंगे। यानी किसी स्कूल में अगर शिक्षकों की संख्या सरप्लस है तो 5 साल से अधिक जो सेवा वाले हैं वो सरप्लस श्रेणी में आएंगे। हालांकि उससे ऊपर जो ज़्यादा समय से रह रहे हैं तो वो पहले नंबर पे आएंगे और उससे नीचे जो है 5 साल वाले आएंगे। तो घटते क्रम में अधिशेष शिक्षकों को चिन्हित किया जाएगा। तो आगे जो लिखा गया है, अधिशेष शिक्षकों को शिक्षक आवश्यकता वाले विद्यालयों में पदस्थापन, स्थानांतरण हेतु विकल्प देने का अवसर उपलब्ध कराया जाएगा और प्रत्येक अधिशेष शिक्षक विभागीय पोर्टल के माध्यम से रिक्ति शिक्षक आवश्यकता वाले विद्यालयों की सूची में से अधिकतम 30 विद्यालयों को वरीयता क्रम का विकल्प दे सके। तो जो अधिशेष शिक्षक होंगे उन्हें आवेदन देना होगा। अधिशेष शिक्षकों को शिक्षक आवश्यकता वाले विद्यालयों में पदस्थापन और स्थानांतरण का विकल्प देने के लिए अवसर दिया जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा और प्रत्येक अधिशेष शिक्षक जो है विभागीय पोर्टल के माध्यम से रिक्ति यानी शिक्षा आवश्यकता वाले विद्यालयों की सूची में से अधिकतम 30 विद्यालयों को वरीयता क्रम का विकल्प दे सकेंगे। यानी जितने भी स्कूल में अधिशेष शिक्षक होंगे सभी को आवेदन देना होगा और वो 30 उनके पास चॉइस होंगे स्कूल के, वो चॉइस देंगे और उसके बाद फिर विभाग अंत में निर्णय लेगा। तो ये लिखा गया है कि यदि अधिशेष शिक्षक को उसके द्वारा जिला के अंदर दिए गए विकल्पों में से किसी विकल्प के विद्यालय में स्थानांतरण पदस्थापन होता है तो उन्हें उक्त विद्यालय में स्थानांतरित किया जाएगा। अन्यथा की स्थिति में संबंधित शिक्षक वर्तमान विद्यालय में ही कार्यरत रहेंगे जब तक सक्षम प्राधिकार द्वारा इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया जाए। इसमें एक बड़ी बात ये कही गई है कि विकल्प में अगर जिला के अंदर ही विद्यालय में स्थानांतरण पदस्थापन होता है तो उन्हें उक्त विद्यालय में स्थानांतरित किया जाएगा और अन्यथा की स्थिति में यानी जिला से बाहर कहीं जो है विकल्प मिलता है तो ऐसी स्थिति में शिक्षक जो है वर्तमान विद्यालय में ही कार्यरत रहेंगे जब तक सक्षम प्राधिकार द्वारा इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया जाए। शिक्षक आवश्यकता वाले एक ही विद्यालय में यदि एक से अधिक अधिशेष शिक्षक द्वारा विकल्प दिया जाता है तो नियमावली के अनुनगलक 1 में वर्णित अंक आधारित प्रणाली के आधार पर अधिक अंक पाने वाले शिक्षक को पहले विद्यालय आवंटित किया जाएगा। उसके बाद लिखा गया है, ऐसे अधिशेष शिक्षक जो अंतर जिला अंतर प्रमंडल स्थानांतरण हेतु इच्छुक हों वे 5-5 जिला 5-5 प्रमंडल का विकल्प दे सकते हैं, जिसके आधार पर प्रथमतः जिला प्रमंडल आवंटन तथा नियमानुकूल विचार किया जा सकता है। परंतु संबंधित शिक्षक को अंतर जिला अंतर प्रमंडल स्थानांतरण अथवा जिला प्रमंडल के अंदर स्थानांतरण का में से कोई एक विकल्प में ही उपलब्ध रहेगा। जिला एवं प्रमंडलीय संवर्ग के कई अधिशेष शिक्षक जिनका अंतर जिला या अंतर प्रमंडल स्थानांतरण स्वीकृत होने के उपरांत यदि सामान्य स्थानांतरण अंतर्गत आवंटित जिला प्रमंडल में अधिकतम 30 विद्यालयों में स्थानांतरण विकल्प के अनुसार विद्यालय आवंटित नहीं होगा तो उनका जिला प्रमंडल का आवंटन स्वतः निरस्त माना जाएगा। ऐसे शिक्षक जिनकी आयु 31 मार्च 2026 को 58 वर्ष पूर्ण हो गई है उन्हें समानुपातीकरण के लिए चिन्हित नहीं किया जाएगा, बशर्ते वे स्वयं समानुपातीकरण के तहत शिक्षक अभाव वाले विद्यालय में जाने के इच्छुक हो। तो जो 58 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं उन्हें जो है उनकी इच्छा पर होगी कि वो जाते हैं कि नहीं जाते हैं, उन्हें चिन्हित नहीं किया जाएगा। अगर वो चाहेंगे आसपास के विद्यालय में समानुपातीकरण के तहत जाना तो उन्हें भेजा जाएगा। आगे लिखा गया है, सर्वप्रथम समायोजन समानुपातीकरण की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी जिसके तहत जिला संवर्ग के शिक्षकों का जिला के अंदर ही समायोजन किया जा सकता है। इसी प्रकार प्रमंडलीय संवर्ग के सहायक शिक्षकों का प्रमंडल के अंदर ही समायोजन किया जा सकेगा। तत्पश्चात पारस्परिक स्थानांतरण की कार्रवाई की जाएगी जिसके तहत सभी तरह के पारस्परिक स्थानांतरण के मामलों पर जिला प्रमंडल राज्य स्थापना समिति द्वारा विचार किया जाएगा। समायोजन समानुपातीकरण एवं पारस्परिक स्थानांतरण पूर्ण होने के उपरांत विद्यालय वार संशोधित रिक्ति प्रकाशित की जाएगी। तो
प्रक्रिया है, लंबी प्रक्रिया है। जिस तरह से पहले समायोजन समानुपातिकरण की प्रक्रिया होगी, उसके बाद पारस्परिक स्थानांतरण यानी म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया होगी, और उसके बाद जो है समान स्थानांतरण की प्रक्रिया की जाएगी। आगे लिखा गया है कि पारस्परिक स्थानांतरण के उपरांत सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी, जिसके तहत जिला प्रमंडल के अंदर एवं अंतर जिला एवं अंतर प्रमंडल स्थानांतरण पर भी विचार किया जाएगा। जिला एवं प्रमंडल के अंदर स्थानांतरण हेतु शिक्षकों द्वारा अधिसूचित रिक्तियों के विरुद्ध अधिकतम 30 विद्यालयों का वरीयता क्रम में विकल्प दिया जा सकेगा। सामान्य स्थानांतरण के तहत अंतर जिला एवं अंतर प्रमंडल स्थानांतरण हेतु पात्र एवं इच्छुक शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों के द्वारा 5-5 जिले एवं 5-5 प्रमंडल का विकल्प दिया जा सकेगा, परंतु संबंधित शिक्षक, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक को अंतर जिला, अंतर प्रमंडल स्थानांतरण अथवा जिला प्रमंडल के अंदर स्थानांतरण के लिए कोई एक विकल्प ही उपलब्ध रहेगा। जिला संवर्ग एवं प्रमंडल संवर्ग के शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों को क्रमशः अंतर जिला एवं अंतर प्रमंडलीय स्थानांतरण की कार्रवाई राज्य स्थापना समिति द्वारा की जाएगी। जिला संवर्ग के शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों जिला आवंटन के उपरांत जिला स्थापना समिति के द्वारा विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। इसी प्रकार प्रमंडलीय संवर्ग के शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों को प्रमंडल आवंटन के उपरांत प्रमंडलीय स्थापना समिति द्वारा विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। राज्य संवर्ग के प्रधानाध्यापकों का विद्यालय आवंटन राज्य स्थापना समिति के द्वारा किया जाएगा। ऐसे शिक्षक जो पारस्परिक एवं समान स्थानांतरण दोनों के लिए आवेदन करते हैं एवं उनका पारस्परिक स्थानांतरण होने की स्थिति में समान स्थानांतरण हेतु दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। जिला संवर्ग के शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों का अंतर जिला स्थानांतरण के फलस्वरूप संबंधित स्थानांतरित शिक्षक, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक की वरीयता स्थानांतरित जिला में उनके नियुक्ति वर्ष से संबंधित शिक्षक, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक की विषयवार संवर्गवार वरीयता को निम्न वरीयता के रूप में निर्धारित की जाएगी। और इसी प्रकार प्रमंडलीय संवर्ग के शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों का अंतर प्रमंडल स्थानांतरण के फलस्वरूप संबंधित स्थानांतरित शिक्षक, प्रधानाध्यापक की वरीयता स्थानांतरित प्रमंडल में उनके नियुक्ति वर्ष संबंधित शिक्षक, प्रधानाध्यापक की विषयवार संवर्गवार वरीयता निम्न वरीयता के रूप में निर्धारित की जाएगी। और आपको बताएं जल्दी में कि यदि किसी एक विद्यालय के लिए 2 महिला शिक्षिका द्वारा आवेदन किया गया है तो समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में गृह प्रखंड वाली महिला शिक्षिका को प्राथमिकता दी जाएगी। इसी प्रकार किसी एक विद्यालय के लिए 2 पुरुष शिक्षक द्वारा आवेदन दिया गया है तो समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में गृह जिला वाले पुरुष को प्राथमिकता दी जाएगी। समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में विभाग द्वारा वरीयता से संबंधित निर्गत आदेश के अनुसार दावे का निष्पादन किया जाएगा। श्रेणी आधारित अंक निर्धारित उद्देश्य से मकान किराया भत्ता के आधार पर विद्यालयों की 4 श्रेणी 1 मकान किराया भत्ता 20%, श्रेणी 2 मकान किराया भत्ता 10%, श्रेणी 3 7.5% और मकान किराया भत्ता 5%, श्रेणी 4 होंगे। गंभीर चिकित्सा स्थिति, असाध्य रोग, गंभीर बीमारी एवं दिव्यांगता संबंधी दावों पर विचार केवल सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वैध प्रमाणों के आधार पर ही किया जाएगा। तो ये जो पूरा SOP जारी किया गया है इसमें और भी कई सारे नियम कानून जो है वो जोड़े गए हैं। तो सबसे पहले जो है रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया होगी और उसके बाद म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया होगी और उसके बाद सामान्य स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जो प्रक्रिया है उसको अंजाम दिया जाएगा। और उसके लिए क्या SOP होगा वो शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।